गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है, बहुत ज़्यादा पूछी गई है। कल जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको गिफ्ट और जिफ्ट जो दो टिप्पणियाँ थी उनके विषय में बता दिया है। आज जो आपको बताएंगे वो है एमनियोसिंटैसिस। एमनियोसिंटैसिस होता क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है और जो है ये कई बार पूछी भी गई है पेपर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं एमनियोसिंटैसिस। पहले आपको बता देते हैं ये विधि है क्या। देखिए एमनियोसिंटैसिस में होता क्या है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों ओर एक कला पाई जाती है, गुहा होती है, जिसे बोलते हैं एमनियोटिक गुहा। क्या बोलते हैं उसे? एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में एमनियोटिक तरल भरा रहता है। कौन सा तरल? एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। कैविटी कौन सी थी? एमनियोटिक कैविटी। फ्लूइड कौन सा है? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, तो जो एमनियोटिक कैविटी होती है उस एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, अर्थात एमनियोटिक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को एक इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया जाता है। ठीक, एक सुई के माध्यम से निकाल लिया जाता है। और क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है, जो तरल होता है, इस तरल में प्लेसेंटा और भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। जो कोशिकाएं भ्रूण से प्लेसेंटा से पृथक हो जाती हैं तो वो कोशिकाएं इस एमनियोटिक तरल में आ जाती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती हैं। उन एमनियोटिक फ्लूइड को जब सुई के माध्यम से निकाल लिया जाता है तो उन कोशिकाओं को पहले प्रयोगशाला में उनका संवर्धन किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है और अधिक डेवलप किया जाता है। फिर उसके बाद उनका परीक्षण किया जाता है। उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उन क्रोमोसोम का परीक्षण किया जाता है। और इस परीक्षण के द्वारा ये देखा जाता है कि माँ के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसमें कोई बीमारी तो नहीं, कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस भ्रूण में। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसका उपचार किया जाता है या फिर जो है उसका और भी तकनीक के द्वारा उसको मिसकैरेज वगैरह करा दिया जाता है ताकि जो है जो भी संतान जन्म ले वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। तो ये विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे विधि है, क्या होता है इसमें, इसको हम पूरी तरीके से जानेंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है, यह जन्म पूर्व भ्रूण रोग लक्षण ज्ञात करने की विधि है। मतलब जो भ्रूण अभी जिसने जन्म नहीं लिया है एक संतान के रूप में, तो इसको जन्म से पहले ही इसके रोग के लक्षण ज्ञात करने जाते हैं। मतलब जो ये एमनियोसिंटैसिस होता है इसके द्वारा जन्म पूर्व जो भ्रूण होता है उसके रोग के लक्षण ज्ञात करने की यह विधि है। ठीक, इस तकनीक के द्वारा गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में गर्भधारण करने वाली माता के भ्रूण में भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली द्रव से भरी कैविटी, जिसे एमनियोटिक कोष या एमनियोटिक गुहा कहते हैं, में से एमनियोटिक तरल की कुछ मात्रा 10 से 20 ml सुई द्वारा निकाल लेते हैं। सीधा सीधा कहें कि एक जो माता है जिसने गर्भ धारण किया हुआ है उस माता में जो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों ओर एक गुहा पाई जाती है जिसे एमनियोटिक कोष या एमनियोटिक गुहा कहते हैं। उस एमनियोटिक गुहा में एमनियोटिक तरल भरा रहता है। इस तरल को सुई की सहायता से कुछ मात्रा में, कितना? 10 से 20 ml, कितना? 10 से 20 ml सुई की सहायता से निकाल लेते हैं। लेकिन आपको बता दें ये इतनी सरल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी असावधानी कर देंगे इंजेक्शन के द्वारा सुई को लगाने में तो क्या होगा कि जो इंजेक्शन जो सुई है वो भ्रूण को या भ्रूण के प्लेसेंटा को नष्ट कर सकती है। तो जिस कारण से ये विधि बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है। तो वही बताया गया है कि जो है इसमें 10 से 20 ml सुई की सहायता से निकाल लेते हैं। तो आगे क्या करते हैं, कैसे निकाला जाता है, अब ये विधि बताई जाएगी। तो देखिए यह द्रव को निकालने के लिए अल्ट्रासाउंड विधि द्वारा सुरक्षित क्षेत्र ज्ञात करते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, द्रव को निकालने के लिए पहले इसका अल्ट्रासाउंड कर लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद हमें यह पता चल जाती है
कि इस समय भ्रूण कहां पर है, जो एम्ब्रियो है वो कहां पर है और प्लेसेंटा की स्थिति क्या है, कि प्लेसेंटा कहां पर लगा हुआ है और भ्रूण कहां पे है। तो ये अल्ट्रासाउंड विधि द्वारा ये सुरक्षित क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं कि कहां पर ये सुरक्षित क्षेत्र है। फिर क्या करते हैं, जब हमें सुरक्षित क्षेत्र पता हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर प्लेसेंटा नहीं है, भ्रूण नहीं है, तो फिर इंजेक्शन को इसमें प्रवेश करा देते हैं, सुई को इसमें प्रवेश करा देते हैं और सुई को प्लेसेंटा और भ्रूण को बचाते हुए द्रव की मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक, इस द्रव में भ्रूण व प्लेसेंटा से पृथक हुई कोशिकाएं होती है। अभी बता ही चुके आपको कि जो द्रव निकाला गया उस द्रव में भ्रूण व प्लेसेंटा से जो पृथक हुई कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं होती हैं। एमनियोटिक द्रव से उन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में 1-2 सप्ताह तक संवर्धन किया जाता है। तो जो एमनियोटिक तरल है, एमनियोटिक द्रव जो है उसको और उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को प्रयोगशाला लेबोरेटरी में 1 से 2 सप्ताह तक संवर्धन किया जाता है, उनका डेवलप कराया जाता है। ठीक, और बाद में उन कोशिकाओं के गुणसूत्रों का अध्ययन करके आनुवंशिक रोगों का पता लगा लिया जाता है। ठीक, इस विधि का प्रयोग जो होता है गर्भावस्था के प्रारंभिक 15 से 20 सप्ताह में किया जाता है। अर्थात जब गर्भधारण होता है तो गर्भधारण के 15 से 20 सप्ताह में, अर्थात जब 15 से 20 सप्ताह के मध्य की जो अवस्था होती है उस समय ये एमनियोसेंटेसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें इस विधि का प्रयोग पहले बहुत किया जाता था, ठीक, लेकिन इस विधि का दुरुपयोग होने लगा। और इस विधि का दुरुपयोग क्यों होने लगा, क्योंकि इस विधि के द्वारा जो होता था वो गर्भ की जांच, जो भ्रूण होता था, भ्रूण की लिंग जांच के लिए कि होने वाली संतान पुत्र होगी कि पुत्री होगी, तो उसका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस विधि का प्रयोग किया जाने लगा, जिस कारण से सरकार ने इसे जो है प्रतिबंधित कर दिया। अब इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आपको बता दें ये विधि का प्रयोग करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इसमें इंजेक्शन सुई को जब प्रवेश करा जाता है तब अगर भ्रूण को या प्लेसेंटा को नुकसान पहुंच सकता है, जिस कारण से इस विधि का प्रयोग करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी थी। ये इंपॉर्टेंट टिप्पणी कई बार पूछी गई है, तो आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत लगे तो आप पूछ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसी के साथ जो है आपका एक चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब जो कल बताएंगे, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, लेसन 5 होगा और उसमें जो भी टॉपिक होंगे वो शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।